Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Continuing with the solutions of GATE 2018 question paper. In this video I am starting with question number 18, which is the molar heat capacity of a substance is represented in the temperature range 298 Kelvin to 400 Kelvin by the empirical relation. तो इन्होंने क्या बोला है कि कोई सब्सटेंस है जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी 14 प्लस BT जूल पर केल्विन पर मोल इससे रिप्रेजेंट होती है, और जो ये B है ये कांस्टेंट है, और ये किस टेम्परेचर रेंज में है? ये है 298 केल्विन टू 400 केल्विन. नाउ the molar enthalpy change when the substance is heated from 300 Kelvin to 350 Kelvin is 2 kilojoule per mole. The value of B is, और B की आपको जो वैल्यू बतानी है वो आपको बतानी है जूल पर केल्विन स्क्वायर पर मोल में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इन्होंने हमें जो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दी है, ये बोला है कि ये एम्पिरिकल रिलेशन हमारी 298 से 400 केल्विन की रेंज में काम करेगी. अब इन्होंने हमारे से पूछा क्या है? मोलर एंथैल्पी चेंज. तो हमारे पास एंथैल्पी चेंज क्या होता है? DH इज इक्वल्स टू NCP dt. अब मोलर बोल दिया तो जो N है वो तो हमारा हो जाएगा 1, तो इसीलिए DH इज इक्वल्स टू CPM dt. ये CPM यहाँ पे M इज रिप्रेजेंटिंग मोलर. अब इन्होंने बोला है कि हम जो ये मोलर एंथैल्पी चेंज है ये 300 से 350 केल्विन की रेंज में निकालें. तो इसका मतलब है जो हमारा CP है उसकी रेंज तो 298 से 400 के बीच में वो वैलिड है ये वाली रिलेशन, और हमें उसी रेंज के बीच के दो टेम्परेचर दिए गए हैं 300 से 350. तो अब क्या करेंगे हम? बेसिकली जो हमारा DH है वो CP का फंक्शन है, यहाँ पे देखा जाए तो CPM dt, और जो हमारा CP है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है. तो इसीलिए DH और dt दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा. अब जनरली क्या होता है, जो CP होता है वो कांस्टेंट होता है, बट जो यहाँ पे हमारा CP है वो फुल्ली कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर का भी फंक्शन है. तो इसीलिए क्या होगा, जब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे तो लिमिट क्या होगी? H1 से H2, और ये हमारा 300 से 350 ये हो गया. अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा डेल्टा H, और ये मोलर के लिए आ गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 14 प्लस BT dt, और ये आपकी रेंज हो गई 300 से 350. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 14 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 14t, और इसकी रेंज हो गई 300 से 350 प्लस b, और t का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t स्क्वायर बाई 2, 300 टू 350. अब इसमें क्या होगा, जो आपका मोलर एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? उसकी वैल्यू आपको दी गई है 2 किलोजूल पर मोल, 2 किलोजूल पर मोल. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 14, और जब आप ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो 350 माइनस 300 प्लस b t स्क्वायर b बाई 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी 350 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर. अब जो आपको B की यूनिट्स दी गई थी वो दी गई थी जूल पर केल्विन स्क्वायर मोल. तो अगर आप देखें तो आपको पूरे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ यहाँ पे यूनिट चेंज करना है, क्योंकि ये जो आपको मोलर एंथैल्पी चेंज है ये दिया गया है किलो जूल में. तो ये आपको हो जाएगा 200 जूल पर मोल. बाकी सब जगह आपको कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, क्योंकि बाकी सब जगह क्या है? टेम्परेचर है, तो वो आपका केल्विन में ही है. तो ये से सिर्फ 2000 करना है, फिर हो जाएगा 14 इंटू 50 प्लस b बाई 2, और ये
सो यू कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फॉर बी एंड यू विल गेट योर आंसर। और इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो अपना आंसर है वो देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब क्या हो गया, सपोज आपका यहाँ कुछ भी आया x.yz, मतलब यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू है डेसिमल के बाद आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज तक आपको आंसर देना है। तो कैसे देते हैं, अगर मान लो आपका सॉल्व करके सपोज आया 0.735, तो आपको क्या करना होगा, वैसे तो आप 0.735 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो बेसिकली जो रेंज गिवन होगी आंसर की वो 2 डेसिमल प्लेस तक ही होगी। तो आपका ये आंसर वैलिड है, ये भी आपका उस रेंज के अंदर आएगा ही। बट अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही देना है तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 5 है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स के रूल में कि जब भी आपका यहाँ पे 5 होता है तो आपको देखना होता है कि यहाँ पे आपका ओड है या इवन है। तो अगर यहाँ पे ओड है तो चेंज कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं 0.74। लेकिन सपोज अगर ये होता आपका 0.745 तो भी इसका आंसर 0.74 ही होता, क्योंकि अगर 5 से बड़ी कुछ वैल्यू है सपोज 6, 7, 8, 9 तो फिर तो इस वैल्यू को इंक्रीज करना ही होता है। बट अगर आपकी 5 है तो आपको देखना होता है कि आपकी जो ये इससे पहले वैल्यू है ये आपकी ओड है या इवन है। अगर ये ओड होती है तो इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर इवन होती है तो एज इट इज रखते हैं, और अगर 5 से नीचे है तो चेंज नहीं करते। सो इस क्वेश्चन के लिए आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था। एंथैल्पी चेंज हमें पता ही है कि DH इज इक्वल्स टू NCP/dt, मोलर दे दिया तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, Cp/dt। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, बस इसमें एक चीज यही फर्क आई कि जो आपका Cp है वो एक कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ t है, तो इसीलिए आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, आपको उसका इंटीग्रेशन करना होगा dt के रेस्पेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for low partial pressure of ozone, the adsorption of ozone on graphite surface is fully dissociative in nature and follows Langmuir isotherm. Under these conditions, if the dependence of the surface coverage of a graphite on partial pressure of ozone is given by, तो this is also again very easy question. इसमें आपको Langmuir isotherm दे दिया, और Langmuir isotherm में हम पढ़ते हैं कि बेसिकली सपोज हमारी कोई भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, और उसके ऊपर सपोज हमारी गैस एड्सॉर्ब होती है, तो हम पूरा एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर उसमें हम एज्यूम करते हैं कि सपोज एक थीटा फ्रैक्शन है जो गैस का एड्सॉर्ब हो गया सरफेस पर, तो 1 माइनस थीटा एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जो अभी बिना एड्सॉर्ब हुए रह गया। तो ऐसे करके हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, और एक्सप्रेशन हमारा आता है थीटा इज इक्वल्स टू KP अपॉन 1 प्लस KP। ऐसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, आपने देखा होगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारा तब आता है जब हमारी जो ये गैस है ये मोनोएटॉमिक हो, मतलब सपोज ये हमारी गैस है, सपोज आर्गन गैस है या फिर हमारी नियोन गैस है, तो ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गई। बट जब भी हमारी गैस है जो ट्राईएटॉमिक हो जाएगी या फिर डाईएटॉमिक हो जाएगी, सपोज जैसे O2 है और जैसे इस क्वेश्चन में ओजोन O3 गिवन है, तो क्या होता है, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन होता है। मतलब पहले जो आपका ये O2 है ये 2O में ब्रेक होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक होगा और फिर एड्सॉर्ब होगा। तो अगर हम ये कोफिशिएंट लगा देते हैं, जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और ये कोफिशिएंट लगाएंगे, तो उसमें फर्क क्या आता है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो थीटा इज इक्वल्स टू KP की पावर 1/n 1 प्लस KP की पावर 1/n ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे जो n होता है दैट इज बेसिकली एटोमिसिटी ऑफ दैट गैस। एटोमिसिटी की मतलब जो आपकी गैस है वो कितने एटोमिसिटी है उसकी, वो डाईएटॉमिक है या ट्राईएटॉमिक है या फिर मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक होगी तो आपको एक्सप्रेशन सिंपल KP अपॉन 1 प्लस KP बन जाएगा। सपोज अभी यहाँ पे ट्राईएटॉमिक है, तो ट्राईएटॉमिक के लिए आपका जो थीटा का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, KP 1/3 1 प्लस KP 1/3, ऐसे आपका एक्सप्रेशन अब बन गया। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे बेसिकली ये पूछा है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर x।
तो इस x की वैल्यू आपको बतानी है। अब अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये है तो इसमें तो आप देख के बता नहीं सकते कि डायरेक्ट p के ऊपर क्या डिपेंडेंस है थीटा का, इसीलिए क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले दिया है फॉर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन पे क्या होगा, जो आपका ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो ये आपकी ये वाली टर्म है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, इट विल टेंड टू जीरो, बिकॉज आपकी जो p की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम दे दी है। तो अगर ये टेंड टू जीरो हो जाएगी तो आपके पास अब क्या बचा, आपके पास बचा थीटा इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1/3 ओनली, क्योंकि अब नीचे डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 बचा। तो अब थीटा इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू है दैट इज 1/3, x इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसमें आपको दिया पूछा है द वैल्यू ऑफ x अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1/3 क्या होगा 0.3333। अब 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो यहाँ पे 3 है तो हमें ये वाला चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपना आंसर दे दीजिए 0.33। सो 0.33 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली एब्जॉर्प्शन में आप देखेंगे कि लैंगमैन आइसोथर्म से कैसे ना कैसे करके पूछ ही लेते हैं। मतलब जो इसका एक्सप्रेशन है थीटा इज इक्वल्स टू kp 1/1 प्लस kp, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या फिर कई बार कोई लीनियर प्लॉट के लिए y वर्सेस x की इक्वेशन दे देते हैं, उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो इसमें भी काफी इजी था, बस डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन पता है, उसमें आपने लो प्रेशर की कंडीशन लगाई और आपको थीटा की डिपेंडेंस p पर आ गई। Now the next question is for the radioactive isotope, यहाँ पे एक radioactive isotope given है 131I, the time required for 50% disintegration is 8 days। यहाँ पे आपको अगर ये डिसइंटीग्रेशन इसका होगा तो 50% डिसइंटीग्रेशन के लिए ये कितना ले रहा है 8 डेज। इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ हमें पता चल गई, तो इसका जो t हाफ है that is 8 days। Now the time required for the 99.9% disintegration of 5.5 grams of 131I is dash days up to 1 decimal place। तो अब आपसे क्या पूछा है कि इसका 99.9% डिसइंटीग्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये हमारा रेडियोएक्टिव डीके का क्वेश्चन है, और हमें पता है कि जो रेडियोएक्टिव डीके है दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, that is kT is equals to ln A upon A minus x। तो यहाँ पे जो हमारा A है that is इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो हमारा A minus x होता है वो होता है लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन, मतलब जब डिके हो गया उसके बाद कितना कंसंट्रेशन बचा। K हमारा रेट कांस्टेंट है और T हमारा है टाइम। तो बेसिकली पहले हम हाफ लाइफ के लिए सोल्व करते हैं। तो अभी हमें क्या बोल दिया है कि हमारी हाफ लाइफ इसकी 8 डेज है। तो हाफ लाइफ होने का मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ होने का मतलब हुआ कि सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन A थी, तो जब वो आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो बचेगा कितना, आधा ही बचेगा। तो अगर इनिशियल A था तो बाद में कितना बचा A/2, और ये हो गया हमारा K, और ये हमारा जो हाफ लाइफ का टाइम था वो था 8 डेज। तो K into 8 is equals to this, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट k is equals to ln 2/8। तो यहां से आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपसे इन्होंने क्या पूछा है, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि 99.9% डिसइंटीग्रेशन में कितना समय लगा, वो भी 5.5 ग्राम के। पहली बात इस क्वेश्चन में इस बात की अब सिग्निफिकेंस नहीं रह गई है कि 5.5 ग्राम 131I को आपको डिस्ट्रॉय क्या करना है, डिसइंटीग्रेट करना है। अगर आपको ये परसेंटेज पता है कि 99.9% को आपको डिसइंटीग्रेट करना है तो इसमें 5.5 ग्राम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपके पास जो एक्सप्रेशन है kT is equals to ln, उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको बस ये देखना है कि इनिशियली कितना था और बाद में कितना बचा। तो अगर आप वो काम बिना 5.5 ग्राम के भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5.5 का आप क्या करेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे कि इनिशियली मेरा 5.5 था और बाद में मेरा 99.9% ऑफ 5.5
चला गया, तो वो 5.5 आपका यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में। तो इसीलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, सपोज आपका इनिशियली 100 था और अब आपका 99.9% खत्म हो गया, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट ओवर कितना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डालनी होती है लेफ्ट ओवर कंसेंट्रेशन। तो अगर आपका इनिशियली सपोज 100 था, तो अब आपका यहाँ पे कितना बचा होगा 0.1। तो ये आपकी हो जाएगा KT इज इक्वल्स टू ln 1000, और यहाँ पे आपके पास K की वैल्यू है, तो ln 2/8 इंटू T इज इक्वल्स टू ln 1000। तो जो ये आपका T है, दिस इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 99.9% डिसइंटीग्रेशन। तो T विल बी ln 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई ln 2। और इसमें आपका डेज में ही पूछा है आंसर, तो जो आपकी इसमें ये जो है ये तो यूनिटलेस ही है, और जो आपने 8 वैल्यू पुट की है वो डेज में ही करी है, तो इसलिए आपका जो T का आंसर आएगा वो डेज में ही आएगा। सो यू कैन सोल्व दिस एक्सप्रेशन 8 इंटू ln 1000 डिवाइडेड बाई ln 2 एंड यू विल गेट योर आंसर। और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 1 डेसिमल प्लेस में रिपोर्ट करना है। अच्छा, आपको ये चीज क्लियर शायद ना हुई हो कि 5.5 ग्राम का यूज क्यों नहीं किया। मैं इसलिए आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं कि 5.5 ग्राम का सिग्निफिकेंस इस केस में क्यों नहीं है। सपोज आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन 5.5 ग्राम है, तो जो आपका A है वो आपने सपोज 5.5 ग्राम ले लिया। अब आपसे क्या बोला गया कि आपका 99.9% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इसका मतलब 99% मतलब 99.9 डिवाइड बाई 100 इंटू 5.5 इज डिसइंटीग्रेटेड। इतना अमाउंट आपका डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अब आपका बचा कितना, बचा आपका कितना होगा 5.5 माइनस दिस, यही तो आपका बचेगा कि आपका 5.5 इनिशियली था 5.5 और उसमें से कितना घटा 5.5 का ही 99.9%। तो अगर आप इसे इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आपको देखो अल्टीमेटली क्या मिलेगा। ए में तो आप डालेंगे 5.5 और यहाँ पे आप क्या डालेंगे 5.5 और इसमें से यहाँ मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस 99.9 डिवाइड बाई 100, तो आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा जैसे हमने किया था। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन है ये रेशो में है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी इसमें ये कर सकते थे कि सपोज आपका 100 है तो अभी आपका 99.9 खत्म होने के बाद 0.1 बचा। Now the next question is 2 moles of an ideal gas X and 2 moles of an ideal gas Y। तो एक आपके पास आइडियल गैस X है और एक आपके पास आइडियल गैस Y है। Initially at the same temperature and pressure are mixed under isothermal and isobaric condition, the entropy change on mixing is। तो इसमें डायरेक्ट आपसे बेसिकली आपको ये बताना है डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल है, दोनों को आइडियल इसीलिए बोला है ताकि ये हम बता सके कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये दोनों गैस इंडिविजुअली विदाउट रिएक्टिंग एक ही कंटेनर में बस मिक्स होके रहेंगी, बट उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब आपको इनके कितने मोल्स दिए हैं, X के भी 2 मोल्स हैं और Y के भी 2 मोल्स हैं, तो डेल्टा एस मिक्स का एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, दैट इज माइनस NR, N जो है ये आपका टोटल मोल्स हैं, XA ln XA प्लस XB ln XB। तो ये आपके टोटल मोल्स हैं। R इज योर गैस कांस्टेंट
और जो ये x है दैट इज मोल फ्रैक्शन, और a और b इज रिप्रेजेंटिंग गैस, तो यहाँ पे आप ये xy भी लिख सकते हैं, na मतलब xy मतलब मैं x लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन को, जनरली वैसे काई से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली काई x ln काई x प्लस काई y ln काई y ऐसे आ जाता। तो अभी आपके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं। हाँ, एक बात कई बार हमारे दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि माइनस साइन है या नहीं है, मतलब उस समय जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं तो उस समय प्रेशर में ये डाउट आ सकता है कि इस एक्सप्रेशन में माइनस है या नहीं है, तो उसे भी आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है वो आपका मिक्सिंग का हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि जो आपकी मिक्सिंग है दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जो आपका डेल्टा जी मिक्स होता है वो आपका होता है नेगेटिव। अब जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन की जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी ही होगी। मोल फ्रैक्शन जो आपका है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसीलिए जब आप किसी भी 1 से छोटी वैल्यू का लॉग लेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी नेगेटिव, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी आपका नेगेटिव होगा और ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आपका ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा। तो इसीलिए बाहर पे माइनस है, ये माइनस उस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट पॉजिटिव एंट्रोपी मिक्सिंग चेंज। और जब हम डेल्टा जी मिक्स की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एन आर टी एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी। इस समय यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो एक्सप्रेशन है आपको नेगेटिव देगा, तो एनआरटी आपका पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपका जो डेल्टा जी मिक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एस मिक्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके आपके 4, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर की वैल्यू इसमें दी है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, x से क्या हो जाएगा 2/4, 2/2 + 2, 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 ln 1/2 प्लस 1/2 ln 1/2, मोल फ्रैक्शन निकाल दिया दोनों गैसेस का x और y का और इसमें पुट कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -4 × 8.31 × हाफ ln हाफ, हाफ ln हाफ, तो ये हो जाएगा 1 ln हाफ ln 1/2, और ये माइनस साइन अगर ln में ले जाएं तो ये हो जाएगा 4 × 8.31 × ln 2। और इसमें जो आपसे आंसर पूछा है वो आपसे पूछा है जूल पर केल्विन में, तो आपने जो आर की वैल्यू पुट करी थी वो जूल पर केल्विन पर मोल में ही थी, मोल से ये वाले मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो ये फाइनल आंसर आया है 4 × 8.31 × ln 2, इसकी यूनिट जूल पर केल्विन ही होगी, तो इसमें आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, एंड यू विल हैव टू गिव योर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और 1 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। Now the next question is the energy of a hydrogen molecule in its ground state equilibrium configuration is -31.7 electron volt. Its dissociation energy is dash electron volt. तो इसमें आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है और आपसे उसकी डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है, तो पहले आप डिसोसिएशन रिएक्शन लिखिए हाइड्रोजन की, तो वो क्या होगी H2 और डिसोसिएट करके आपको क्या मिलेंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आप इसे डिसोसिएट करेंगे देन यू विल गेट 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन में जो इसकी एनर्जी है दैट इज -31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन एटम की तो हमें पता ही है
क्योंकि बोर ने जो 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल स्टडी किया था, हाइड्रोजन एटम इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसका हम डायरेक्ट एनर्जी बता सकते हैं। तो इसकी एनर्जी हमें पता है क्या होती है, एक हाइड्रोजन एटम में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू -21.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा जाए तो आपको इसमें जो आपकी रिएक्शन है, डिसोसिएशन की रिएक्शन है, इसमें आपको रिएक्टेंट की भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता है और प्रोडक्ट की भी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता है, और ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो बेसिकली जो इनका एनर्जी चेंज होगा वही आपका डिसोसिएशन एनर्जी होगा। तो इसीलिए जो आपकी डिसोसिएशन एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू -27.2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -31.7, so it will be equal to 27.2 plus 31.7, it will come 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे आपको पता भी चल रहा है कि आपने आंसर सही कैलकुलेट किया है। कैसे? क्योंकि जो आपकी डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना है देन यू विल हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो टू डिसोसिएट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यू विल हैव टू गिव 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी पता है, इसीलिए उन्होंने H2 की तो हमें दे दी, क्योंकि H2 की हम नहीं बता सकते क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बट जब भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें पता है। Now the next question is the total number of valence electrons in W eta 3 Cp eta 5 Cp CO twice S। तो इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें या तो आप न्यूट्रल एटम मेथड यूज कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बट मैं जनरली न्यूट्रल एटम मेथड यूज करता हूँ। तो न्यूट्रल एटम मेथड में आपको क्या करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आपका मेटल है उसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आपको देखने होंगे। तो जो टंगस्टन है वो हमारा क्रोमियम वाली फैमिली का है, तो इसीलिए इसके वैलेंस में आएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला लिगेंड है, इसमें जितना भी उनकी हेप्टिसिटी होती है वही आपको ऐड करनी होती है न्यूट्रल एटम मेथड में, तो +3 +5। और जो CO है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल एटम मेथड में होता है 2, तो 2 × 2, तो आपको आ जाएगा 6 + 8 + 4, सो इट इज 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसका आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 18। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 1H NMR spectrum of an organic compound recorded on a 300 megahertz instrument, a proton resonates as a quartet of 4.20 ppm। मतलब एक 1H NMR स्पेक्ट्रम लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इंस्ट्रूमेंट कितना है 300 मेगाहर्ट्ज। प्रोटॉन रेजोनेट्स एज अ क्वार्टेट एट 4.20 ppm। तो जो प्रोटॉन है उसका बेसिकली क्वार्टेट आया है, तो क्वार्टेट उसका कितनी केमिकल शिफ्ट पे आया है 4.20 ppm, ये उस क्वार्टेट की केमिकल शिफ्ट है। और ऑब्वियसली जैसे ये क्वार्टेट है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे क्वार्टेट आता है हाइड्रोजन का है और क्वार्टेट है तो 1:2 कैसे निकालेंगे, 1 है, इसमें डायरेक्ट पास्कल्स ट्रायंगल लगा सकते हैं। I की वैल्यू जो प्रोटॉन की है दैट इज हाफ, 1 3 3 1। तो इसमें जो नॉर्मल पास्कल्स ट्रायंगल है वो हम लगा। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसकी हमारी I की वैल्यू हाफ नहीं है, उससे ज्यादा है 1 है या 3/2 है,
तो हम ये वाला पास्कल ट्रायंगल नहीं लगा सकते, तब हमें उस केस में दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर हरमीत ने वीडियो भी बनाई है. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस जिसमें आपसे इंटेंसिटी ऐसे न्यूक्लियाई के स्प्लिटिंग की वजह से पूछी जाती है जिसमें उनकी आई की वैल्यू हाफ नहीं होती. सो अब इसमें हमारा जो सिग्नल आएगा वो 1:3:1 ऐसे आएगा. तो जब ये सिग्नल आया तो ये 4 प्लेसेस कवर किए इसने, जो भी स्पेक्ट्रा है ये 4 फ्रीक्वेंसीज उसने कवर की स्पेक्ट्रा में. तो अब हम उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के 4 केमिकल शिफ्ट तो नहीं बताएंगे. तो होता क्या है, सपोज यहाँ पे x, y, z और a, सपोज ये 4 वैल्यूज आई, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का एवरेज ले लेंगे. मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a डिवाइडेड बाई 4, और हम इसे रिपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट. तो जैसे इन्होंने बोला कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन का क्वार्टेट आया तो उसकी केमिकल शिफ्ट 4.20 है, पर जो उसके इंडिविजुअल सिग्नल्स थे क्वार्टेट के, वो देखो कैसे अपीयर हुए थे. 4.17, 4.19, 4.21 और 4.23, ये 4 प्लेसेस पे वो अपीयर हुआ था. तो इसमें हमने क्या किया, इन चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, एंड यू विल गेट 4.20 ppm, जो उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट हम बोलेंगे. अब इन्होंने हमारे से क्या पूछा है कि कपलिंग कांस्टेंट बताओ J इन हर्ट्ज. तो J होता क्या है, J बेसिकली जो आपका ये सिग्नल स्प्लिट होता है, इन सिग्नल के बीच का जो ये गैप है दैट इज J. तो ये J आप कोई सा भी बता सकते हैं, मतलब हर गैप J ही है. ये गैप भी J है, ये गैप भी J है, और ये वाला गैप भी J है, कपलिंग कांस्टेंट. इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि जो आपका पहला है वो 4.17, 4.19, मतलब पहले दो का गैप भी आपका 0.02 ppm है. फिर दूसरे और तीसरे के बीच में भी गैप 0.02 ppm है. तीसरे और चौथे के बीच में भी जो आपका गैप है वो 0.02 ppm है. इसका मतलब आप कोई सा भी गैप से निकाल सकते हैं, आपको वही कपलिंग कांस्टेंट J की वैल्यू आपको मिलेगी. बट इसमें आपको जो J की वैल्यू पूछी गई है वो आपको पूछी गई है हर्ट्ज में. अब एक्चुअली में केमिकल शिफ्ट ppm में आती कैसी है, जो हमारा केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो ppm में नहीं आता. केमिकल जब हम केमिकल शिफ्ट निकालते हैं तब हम उसे ppm में कन्वर्ट करते हैं. स्पेक्ट्रा पे तो क्या हुआ होगा, जैसे ही आपने सपोज 300 मेगाहर्ट्ज के मैग्नेटिक फील्ड में अपने कंपाउंड को रखा, तो उसके ऐसे लेवल स्प्लिट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये प्रोटॉन यहां से यहां जब जाएगा तो उसकी वजह से हमें ये सिग्नल मिलेगा. तो ये जो है एनर्जी, ये तो हम हर्ट्ज की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम उस हर्ट्ज को बाद में ppm में कन्वर्ट करते हैं. तो सपोज हमें स्पेक्ट्रा में एक पर्टिकुलर सिग्नल, सपोज सिंगलेट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगलेट 300 हर्ट्ज पे मिला, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेफरेंस जो TMS है वो हमारा 0 हर्ट्ज पे है. तो केमिकल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, जो हमारा कंपाउंड आया 300 हर्ट्ज पे माइनस 0 हर्ट्ज रेफरेंस का घटा दिया, डिवाइडेड बाय जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज. तो 300 मेगाहर्ट्ज, तो ये आपका क्या आया 300 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 300 मेगाहर्ट्ज. तो इस मेगाहर्ट्ज को जब आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज. तो ये 300 से 300 तो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला 1 × 10⁻⁶. और बेसिकली देखा जाए ऊपर भी हर्ट्ज है नीचे भी हर्ट्ज है, तो यहाँ पे अब कोई यूनिट बची नहीं है सच. अब हम क्या करते हैं, इतनी छोटी वैल्यूज में तो हम डील नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं 10⁻6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 10⁻6 की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1, और ये 10⁻6 की मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा ये ppm वाला फैक्टर आता है, पार्ट्स पर मिलियन. हमने 10⁻6 की मल्टीप्लाई करी, इसीलिए जो सिग्नल हमारा ये सिंगलेट 300 हर्ट्ज पे हमारा अपीयर हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ द ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज, वो केमिकल शिफ्ट को हम कॉल करेंगे ppm में 1 ppm. तो एक्चुअली में जो ये हमें 4.17 ppm, 4.19 ppm और 4.21, 4.23 ppm दिया गया है, ये एक्चुअली में पहले हर्ट्ज में ही होगा. फिर जो भी वो वैल्यू हर्ट्ज में थी, सपोज x,
उसे हमने माइनस किया होगा, उसमें से हमारा टीएमएस वो 0 डिवाइडेड बाई 300 किया होगा मेगाहर्ट्ज। फिर मेगाहर्ट्ज को 10⁶ की मल्टीप्लाई करके हर्ट्ज में कन्वर्ट किया होगा और फिर 10⁶ की मल्टीप्लाई करके पीपीएम में कन्वर्ट किया होगा। ऐसे हमें ये पीपीएम में वैल्यूज मिली होंगी। तो अब मैंने क्या बोला कि जो आपकी कपलिंग कांस्टेंट है वो तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है यही जे है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किन्हीं दो को, किन्हीं एडजेसेंट दो को, ये नहीं कि 4.17 और 4.21 को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद उनका डिफरेंस देख लिया, ऐसे नहीं, किन्हीं भी एडजेसेंट दो को आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। सपोज आपने 4.17 वाले को उसके करेस्पॉन्डिंग हर्ट्ज वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और 4.19 वाले को भी उसके करेस्पॉन्डिंग हर्ट्ज वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको सपोज ये यहाँ वैल्यू मिली x और ये मिली y, तो y माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू योर j। यही आपका कपलिंग कांस्टेंट है। पर इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें आपने दो वैल्यूज को कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद उन्हें माइनस किया। तो आपके पास एक सिंपल तरीका भी है, आप डायरेक्ट क्या करो, आप पीपीएम वाली वैल्यू को ही माइनस कर लो ना। जो आपका j है अगर आप उसे पीपीएम में देखो तो वो कितना होगा, 4.19 माइनस 4.17 मतलब 0.02 ppm। 0.02 ppm अब जो आपका आया ये आपकी J वैल्यू है। अब इसे ही आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। तो ये काम कैसे होता है, ओनली मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने ऑपरेट किया है बस उसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, क्योंकि जो ये ppm है, ये ppm आपका कब आया था, ये ppm आपका तब आया था जब आपने 10⁶ का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया था। तो पहले आप अगर वो ppm हटाना चाहे वो हटा लो और फिर ppm जब आप हटाओगे तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁶ से 10⁻⁶ वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका इससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 0.02 इंटू 300 हर्ट्ज। तो ये आपका इसमें फाइनल आंसर है। तो 300 की 0.02 में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी J की वैल्यू है दैट इज 6 हर्ट्ज। क्या रिपोर्ट करना था, द कपलिंग कांस्टेंट J इन हर्ट्ज। तो आंसर विल बी 6 हर्ट्ज। और अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये जो आपका केमिकल शिफ्ट वाला फॉर्मूला है, आपको ये वाली केमिकल शिफ्ट तो दे ही दी है ना, ये केमिकल शिफ्ट आपको 4.17 दे दी और ये 300 वाली चीज आपको निकालनी है। तो इसे मान लो आप x, ये 0 ही मानो टीएमएस को, और उसके बाद आपका 300 मेगाहर्ट्ज है तो आप ये x की वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लो। तो ये x की वैल्यू आपकी 4.17 के लिए आ जाएगी, 4.19 के लिए यहाँ पे y डाल देना, y के लिए हर्ट्ज में वैल्यू आ जाएगी और फिर y माइनस एक्स कर देना। और नहीं तो आप डायरेक्ट 0.02 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पे 4.17 की जगह 0.02 ppm लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट यही तो आपका J होगा। और बेसिकली हुआ क्या है, बस ये 300 मेगाहर्ट्ज की इसमें मल्टीप्लाई हुई है। तो आपको अल्टीमेटली 0.02 ppm में 300 मेगाहर्ट्ज की मल्टीप्लाई करनी है। और ppm से 10⁻⁻6 वाला और मेगाहर्ट्ज से 10⁻⁶ वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल ओनली बी 300 इंटू 0.02. So final answer will be 6 hertz. That will be your coupling constant J. Now the next question is, in the electron ionization mass spectra, methyl hexanoate, methyl heptanoate and methyl octanoate give the same base peak. The m by z value of the base peak is. तो ये मास स्पेक्ट्रा इन्होंने 3 मॉलिक्यूल्स का रिकॉर्ड किया है। तो पहले तो आप इन मॉलिक्यूल्स को बना लीजिए। एक आपको दिया है मिथाइल हेक्सेनोएट। तो मिथाइल हेक्सेनोएट का स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। फिर मिथाइल हेप्टेनोएट और ऑक्टेनोएट, ये आपका 7 कार्बन वाला हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 8 कार्बन वाला हो गया। और ये बोल रहे हैं कि जब इनका मास स्पेक्ट्रा लिया है तीनों का, तो तीनों में सेम बेस पीक मिली है, तो उस बेस पीक की m/z वैल्यू क्या है। तो पहली बात, बेस पीक क्या होती है। मास स्पेक्ट्रा में दो पीक्स होती है जो काफी कॉमन, जो हम देखते ही हैं। एक होती है मोलिकुलर आयन पीक और एक होती है बेस पीक। तो मोलिकुलर आयन पीक तो बेसिकली आपको जो आपका मोलिक्यूल है उसका मोलिकुलर मास बताती है। और जो आपकी बेस पीक होती है, बेस पीक इज बेसिकली द पीक जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसे 100 की इंटेंसिटी दे देते हैं मास स्पेक्ट्रा के अंदर। तो बेस पीक इज द पीक जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है मास स्पेक्ट्रा के अंदर। अब इन तीनों मॉलिक्यूल ने सेम बेस पीक दी है और अब हमारे से उसी की m/z वैल्यू पूछी गई है। तो ये काफी कॉमन और मास स्पेक्ट्रा के हिसाब से काफी फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें एक काफी फेमस रीअरेंजमेंट है जिसे हम बोलते हैं मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट। ये रिएजेंट जनरली जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe है, सपोज यहाँ पे NH2 होता, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, या फिर यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप होता, तो जब भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है तो ये मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट उनमें हो सकता है। कब? जब उसमें हमारे पास अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अगर किसी भी ऐसे कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट होता है जब हम उसका मास स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। और जब ये रीअरेंजमेंट हो जाता है तो उसके बाद जो हमें जो स्पीशीज मिलती है, दैट स्पीशीज इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, और वही स्पीशीज हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में हमें बेस पीक देती है। तो अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन की चेन है, इसमें 8 कार्बन की चेन है। बट जो मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट है उसमें क्या होगा, उसमें हमें मतलब है सिर्फ गामा हाइड्रोजन से। होता क्या है मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट में, सपोज यहाँ पे आपके पास ऐसे है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक्स ग्रुप, तो ये हो गया अल्फा बीटा और ये गामा। ये जो गामा कार्बन है इस पे आपको एक हाइड्रोजन चाहिए जिसे हम बोलेंगे गामा हाइड्रोजन। तो पहले तो मास स्पेक्ट्रा के वक्त आप अपने मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन से सपोज। तो जब आप इसे बम्बार्ड करेंगे तो इसका जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं, तो जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, इसका एक सबसे पूरे मॉलिक्यूल में लूजली सबसे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर आपने डाला एक इलेक्ट्रॉन तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे बेसिकली, एक तो यही वाला और एक जो इस मॉलिक्यूल से आपने निकाला है। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, जो ये आपका गामा हाइड्रोजन है ये तो आ जाएगा इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, यू विल फाइनली गेट ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये मिला आपको। तो अब जो आपका ये स्पीशीज है, दिस स्पीशीज विल गिव यू बेस पीक इन द मास स्पेक्ट्रा। तो अगर आप देखें तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे 6 कार्बन हो या 7 कार्बन हो या 8 कार्बन हो। फाइनली जो आपको पीक मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि जैसे इसका भी अल्फा बीटा गामा, ये गामा हाइड्रोजन यहाँ से और अल्फा बीटा गामा, तीनों का जो गामा हाइड्रोजन है वो इसी मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट वाली प्रोसेस से निकलेगा और तीनों में जो आपको कॉमन मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा वो आपका होगा ऐसा। यहाँ पे लगा होगा OMe, ये आपका कॉमन मॉलिक्यूल होगा, मतलब ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा तीनों में।
तो अब आपकी ये बाकी की चेन कितनी भी बचे उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारी बेस पीक है वो तो सिर्फ इसी वाले मॉलिक्यूल से आएगी जो तीनों मॉलिक्यूल में कांस्टेंट है। इसीलिए तीनों मॉलिक्यूल का जब हमने मास स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया होगा तब हमें तीनों में सेम बेस पीक मिली, क्योंकि तीनों में जो रीअरेंजमेंट हो रहा है उसमें इधर वाली कार्बन चेन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सपोज अगर ये जो हमारा एस्टर वाला ग्रुप है ये तीनों मॉलिक्यूल का अगर अलग हो, मतलब जैसे एक में OMe हो, एक में OC2H5 हो, या फिर एक में O के साथ प्रोपाइल ग्रुप लगा हो, तो तीनों की बेस पीक अलग आएगी। बट एज लॉन्ग एज तीनों में ये एस्टर वाला ग्रुप कॉमन है और इधर वाली जो हमारी चेन है एल्काइल चेन वो बढ़ा रहे हैं, तब हमें तीनों मॉलिक्यूल में सेम ही एंटिटी मिलेगी जो मैक्लाफार्टे रीअरेंजमेंट के बाद हमें मास स्पेक्ट्रा में बेस पीक देगी। तो इस स्पीशीज से हमें बेस पीक निकालनी है। तो इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो आपका क्या आएगा, एक तो यहाँ पे कार्बन हो गया तो 12, एक यहाँ पे आपका CH2 हो गया तो 14, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 16 प्लस मिथाइल का 15 और जो आपका OH है उसका 17, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 26, 36, 42, 52, 47, सॉरी 12 और 14, 26, 36, 42, 52, 57, 57 और 10, 67 और 774। और जो आपकी Z वैल्यू होती है वो आपकी जनरली 1 ही मानते हैं, Z इक्वल 1, तो M/Z वैल्यू आपकी हो जाएगी 74। So the M/Z value of the base peak for all these three molecules is 74. So 74 is the final answer for this question. So thank you so much for watching this video. If you have any queries then you can ask in the comment section. Rest of the questions of this paper I will be discussing in next videos. Thank you.